इंग्लैंड का ग्लूस्टर सिटी सन 1994 25 क्रोमवेल स्ट्रीट के एक छोटे से घर के अंदर एक गार्डन में पुलिस खुदाई करके कुछ ढूंढ रही थी। उन्हें शक है कि 1987 में गायब हुई 17 साल की हेदर वेस्ट की बॉडी यही इसी गार्डन के अंदर दफन है और ये घर किसी और का नहीं बल्कि उसी के ही पेरेंट रोज एंड फ्रेड वेस्ट का है। भले ये सुनने में काफी अजीब और हैवानियत से भरा हो मगर इस बात की जानकारी खुद उनके बच्चों ने दी थी। इनके कुल 10 बच्चे थे जो कि इनके और इनके पास्ट रिलेशन से थे, मगर इनके बच्चे इनके साथ नहीं रहते थे बल्कि वो इनसे अलग एक फॉस्टर केयर हाउस में रह रहे थे। ये हाउस ऐसा हाउस होता है जहाँ पर उन बच्चों को रखा जाता है जो कि अपने रियल पेरेंट के साथ नहीं रह सकते क्योंकि उनके रियल पेरेंट उनको एक अच्छी लाइफ देने में असमर्थ होते हैं। और ये बच्चे यहाँ पर इसलिए रह रहे थे क्योंकि सन 1992 में इनके पेरेंट्स के ऊपर बच्चों के साथ गलत काम करने और उनके साथ मारपीट करने के चार्जेस थे। दूर से देखने पर तो ये भी एक आम ही फैमिली थी मगर इनके घर के अंदर इतने घिनौने राज दफन है जिससे कि इंसानियत तार तार हो जाएगी। अब आगे भले इनके ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए गए हो मगर इनके बच्चों की कस्टडी अभी भी फॉस्टर हाउस को दी गई थी। वही इनको स्कूल भेजा करते थे और इनका ख्याल रखा करते थे। ये बच्चे जहाँ भी जाते थे बस हर जगह की बात दोहराते थे कि इनकी बड़ी बहन हैदर इन्हीं के घर के पैटियो यानी आंगन के अंदर है और अगर इन्होंने वाली बात किसी को बताई या फिर इन्होंने कोई शैतानी करी तो इन सबको भी उस घर के आंगन यानी पैटियो में डाल दिया जाएगा। यहाँ ये बात नहीं थी कि बच्चे क्या बोल रहे हैं बल्कि ये थी कि अलग अलग बच्चे एक ही बात को हर जगह बोल रहे थे और अभी धीरे धीरे बातें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि पुलिस को ये इग्नोर करना मुश्किल हो गया था। इसीलिए उन्होंने फिर से 22 फरवरी 1994 को कोर्ट से सर्च वारंट लेकर फ्रेड एंड रोज वेस्ट के घर की खुदाई चालू करने की सोची और कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद इन्होंने वहां पर खुदाई करनी चालू कर दी। लेकिन पुलिस ये वाली बात किसी को भी बताना नहीं चाहती थी जिससे कोई हंगामा हो और लोगों में दहशत फैले, इसीलिए उन्होंने ये वाली बात को सीक्रेट रखा। लेकिन मीडिया से ये वाली बात छुपाना बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि हर जगह सिर्फ हैदर की बात हो रही थी, जैसे कि वो कहीं अचानक से गायब हो गई हो। सबको उम्मीद थी कि एक दिन हैदर मिलेगी और अपने घर वापस आएगी। हर जगह हर कोई यही प्रे कर रहा था कि वो कैसे भी वापस आ जाए। पुलिस वैसे तो ये बात सीक्रेट रखने की हर कोशिश कर रही थी मगर भले ही पुलिस ने सारी कोशिशें कर ली लेकिन वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर सिटीजन को पता चला कि पुलिस फ्रेड एंड रोज वेस्ट के घर पर कुछ ढूंढ रही है और वो शायद एक बॉडी है। मगर जब ये वाली बात जब रिपोर्टर ने पूछी तो पुलिस ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने 1987 में गायब हुई लड़कियों की लिस्ट निकाली तो उन्हें पता चला कि शायद ये हैदर वेस्ट हो सकती है। फिर जब उन्होंने पुलिस को फोन करके पूछा कि क्या वो हैदर वेस्ट को ढूंढ रहे हैं तो पुलिस एकदम से सन्न हो गई और उन्होंने बाद में एडमिट कर लिया कि हाँ वो हैदर वेस्ट को ही ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद ये खबर उस न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर छपती है कि पुलिस हंट फॉर द बॉडी। अब ये खबर छपते ही ये न्यूज़ हर जगह सनसनी की तरह फैल जाती है और वहाँ पर मीडिया, न्यूज़ रिपोर्टर, चैनल्स का तांता लग जाता है। हर कोई ये स्टोरी कवर करना चाहता था और पुलिस से जब उन्होंने पूछा उन्हें अभी तक इस जांच में क्या क्या मिला है तो उन्होंने बोला कि उन्हें कुछ हड्डियां मिली है जिससे कि पुलिस अभी उन्हें कुछ जानवरों की हड्डी माना हुआ है। इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी उस समय के पुलिस ऑफिसर जॉन बेनेट के ऊपर थी और उनका साथ दे रहे थे कांस्टेबल डिटेक्टिव डैरन लॉ और लेडी ऑफिसर हेजल डीसी सैवेज। अब जैसे इसमें मीडिया शामिल हुई तो फ्रेड ने बोला वो भी कुछ कहना चाहता है। वो अपने 25 क्रोमवेल स्ट्रीट के घर के अंदर जाकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अलग कमरे में ले गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी वो कुछ देर बाद वहाँ पर आकर बोलता है कि मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो, मैंने हैदर को मारा है मगर आप सब उसे गलत जगह पर ढूंढ रहे हो। और वहाँ पर मौजूद पुलिस ऑफिसर को लगा ये सब क्या हो रहा है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसके बाद वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और फिर वहाँ से उसे इंटरव्यू रूम ले जाते हैं जहाँ पर वो सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसका इंटरव्यू लेने के लिए तैयार रहते हैं। वो एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे थे जिससे उनकी लाइफ बदलने वाली थी क्योंकि वो ऐसे ऐसे दिल दहला देने वाले कन्फेशन करने वाला था जिससे किसी भी आदमी को जिंदगी भर का ट्रॉमा हो जाएगा। उसका वहाँ पर इंटरव्यू चालू होता है और वहाँ पर मौजूद सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपना परिचय देकर उससे सवाल पूछते हैं कि क्या वो मनगढ़ंत बातें और रियल बातों में फर्क जानता है, जिस पर वो हाँ बोल देता है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर पूछते हैं कि आखिर क्यों उसने हैदर को चोट पहुंचाई, जिस पर वो बोलता है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, वो चाहता था कि हैदर बस घर पर रहे और कहीं ना जाए और अगर ना माने तो उसे जाने दो। लेकिन एक समय आया कि उसका दिमाग सही ठिकाने पर नहीं था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा था।
था। उसे लगा कि अगर वो हैदर को मार देगा तो सही होगा। जिसके बाद वो एक बिजली की तार ले आया 13 एम्पियर वाली और हैदर के गले में बांध कर उसकी जान ले ली। फिर उसके बाद उसने इसके टुकड़े करने के लिए अलमारी में कुछ ढूंढने चला गया। जिसके बाद जब पुलिस उससे पूछती है कि फ्रेड तुमने किस चीज से उसके टुकड़े किए थे, जिसके बाद वो रुक जाता है और थोड़ा टाइम लेकर बोलता है कि ब्रेड काटने वाले चाकू का। एक आदमी यहाँ पर पुलिस को बता रहा है कि कैसे उसने पहले अपनी बेटी की जान ली और बाद में उसकी बॉडी को डिसमेंबर करके उसके घर के गार्डन में दफना दिया। और ये सब बताते हुए ना उसके आंसू गिरे ना वो हिचकिचाया। उसने जो भी हुआ सीधे सीधे साफ शब्दों में बता दिया। और ये कन्फेशन सुन के वहाँ पर जो भी लोग बैठे हुए थे वो उठ के अलग कमरे में चले गए। वो कुछ भी सोच ही नहीं पा रहे थे, कुछ भी प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे थे कि आखिर कोई आदमी इतना हैवान कैसे हो सकता है। वो बस सदमे में थे। अब इस कन्फेशन के बाद रोज को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उससे बताया जाता है कि हैदर वेस्ट के मर्डर की बात उसके पति ने कबूल कर लिया है। और ये सुन के उसकी चीखें निकल जाती है और वो कहते हैं कि उसमें इसका कुछ भी हाथ नहीं है और उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण रोज को छोड़ दिया जाता है। अब पुलिस फ्रेड को उसकी कस्टडी से उसके घर 25 क्रॉमवेल स्ट्रीट ले जाती है कि वो दिखा सके कि उसने हैदर को कहाँ पे दफनाया है। पुलिस को लग रहा था कि फ्रेड के दिमाग में शायद ये चल रहा है कि अगर वो हैदर को मारने की बात कबूल ले और दिखा दे कि कहाँ उसे दफनाया है तो पुलिस उसके गार्डन की खुदाई रोक देगी। शायद वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि वो उनसे कोई बात छुपाना चाहता है और साथ में रोज को भी बचाना चाहता है। फिर पुलिस वहाँ पे फ्रेड को ले जाकर पूछती है कि बताओ तुमने हैदर को कहाँ दफनाया है। तो वो पुलिस को साइड में ले जाकर पैरों से इशारा करके बताता है यहाँ पर। सब कुछ बहुत अजीब था। गार्डन था, बारिश हो रही थी, बिल्कुल अंधेरा था और फ्रेड अपनी गार्डन की हालत देखकर खुश नहीं था। और वो बोलता है कि उसकी गार्डन की उन्होंने क्या हालत कर दी है। वो पुलिस को आंख मार रहा था और हंस रहा था जैसे कि वहाँ पर कोई मजाक चल रहा हो। वो जैसे हैदर को दफनाने पर बहुत ही प्राउड फील कर रहा हो। जिसके बाद पुलिस मीडिया को बताती है कि उन्हें फ्रेड के घर से कुछ इंसानी अवशेष मिले जो कि हैदर के हैं और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया और उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। वहाँ से उन्हें जांघों की हड्डी मिली थी जो कि एक यंग फीमेल की थी। उनकी हालत बहुत खराब थी, जैसे कि उन्हें बहुत डैमेज पहुंचाया हो, जैसे किसी हथौड़े से, ताकि कुछ भी पता ना चले। और इससे पुलिस को लग रहा था कि ये शायद इसमें अकेला इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई और भी इन्वॉल्व है। वैसे हैदर की बॉडी तो मिल गई थी, फिर भी पुलिस ने उसके घर की खुदाई बिल्कुल नहीं रोकी। उन्हें लग रहा था कि शायद उन्हें कोई और भी सबूत मिलेंगे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इसमें कोई भी दोषी बचे। और तभी आगे की खुदाई में एक ऐसा राज निकला जिसने इस केस को एक और भयानक मोड़ ले दिया। वो तो यहाँ पर हैदर को ढूंढने आए थे, मगर यहाँ बात उससे भी बहुत बड़ी थी और इस घर में कई हैदर के जैसे डरे राज हैं जो कि ऐसे कई भयानक कहानियों को और इस कपल की हैवानियत को बताते हैं। और इन्हें बिना पता लगाए सच की तह तक जाना बहुत मुश्किल है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस कपल की कई भयानक और डरावनी सच्चाई को बताऊंगा जो कि इस केस पर आई लेटेस्ट नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री ने भी कवर नहीं किया। आपका स्वागत है क्राइमिंग पर और आप देख रहे हैं द बोन चिलिंग स्टोरी ऑफ फ्रेड एंड रोज वेस्ट, द ब्रिटिश सीरियल किलर कपल। हैदर की बॉडी मिलने के बाद भी पुलिस ने वहाँ पर खुदाई जारी रखी। उन्हें सकता है कि उन्हें आगे खुदाई में और भी चीजें मिल सकती है। उस समय पुलिस को जो भी मिलता था पुलिस उसका रिकॉर्ड रखा करती थी। कुछ भी मिलने पर उनके साइन होते थे कि उनको क्या क्या मिला। और जब भी कोई वो बॉडी पार्ट को हैंड ओवर करते थे तो ये बोलते थे कि उन्हें 3 जांघ की हड्डियां और मिली है। तब उन्हें पता चला कि वहाँ पर 1 से ज्यादा बॉडी दफन है। अब इस इंटरव्यू के बाद पता चल चुका था कि वो ऐसे कुछ भी बताने वाला नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस केस में एक एक्सपर्ट की मदद लेने की सोची। प्रोफेसर पॉल ब्रिटन उस समय के सबसे काबिल फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट थे। इस केस से जुड़े एक डिटेक्टिव ने उन्हें कॉल करके बोला कि पॉल, हम एक प्रॉब्लम में हैं, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। एक आदमी बहुत ही अच्छा, मिलनसार और सीधा साधा, मगर उन्हें उसके घर के गार्डन से उसकी बेटी और कुछ और औरतों के अवशेष मिले हैं। उन्हें शक है कि ये किसी यंग फीमेल के हैं, मगर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि उससे पता कैसे लगाएं। क्या तुम इधर आकर उससे पता लगाने में हमारी मदद कर सकते हो, जिससे कि वो आखिर बता सके कि उधर हुआ क्या था। उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन उससे पहले वो उस घटना स्थल को देखना चाहते हैं, जिससे कि वो पता लगा सके कि वो घर कैसा था और वहाँ पर क्या क्या होता था। वहाँ जाते ही उन्हें बहुत सारी अहम चीजें पता चलती है। उन्होंने वहाँ पर सारा सामान, फर्नीचर सब ध्यान से देखा, हर एक छोटी से छोटी चीज को ध्यान से देखा और समझा। उन्होंने वहाँ पर रखे दराज में कुछ फैमिली फोटो फ्रेम देखे। वो उन फोटो में दिख रहे लोगों और उनकी फोटो खींचने वाले शख्स के बीच की संबंध का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे और पता लगा रहे थे कि आखिर वहाँ पर क्या माहौल रहा होगा। उन फैमिली फोटो में कहीं से भी फैमिली वाला प्यार लग ही नहीं रहा था। उन फोटो में कुछ ऐसा था ही नहीं कि वो फैमिली लगे।
इस घर की दूसरी मंजिल पर बहुत ही गंदा सा लॉन्ज था जो कि किसी गंदे गैर कानूनी होटल की तरह लग रहा था। वहाँ सीढ़ियाँ थी जो कि एक कमरे की तरफ जा रही थी और उस कमरे की दीवारों पर एक छेद था जहाँ से कुछ तारे बाहर जा रही थी और वहाँ पर कैमरे लगे हुए थे जो कि कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते थे। वो वहाँ शायद कुछ अपने इंटीमेट सीन रिकॉर्ड किया करते थे। ये साफ समझ में आ रहा था कि फ्रेड ने उस घर को अपने शारीरिक प्लेजर के लिए बनाया था। ये तो जानना जरूरी था ही, लेकिन ये भी जानना जरूरी था कि फ्रेड और रोज के रिश्ते कैसे थे और वो क्या क्या करते थे। जिसके बाद पुलिस फिर से फ्रेड का इंटरव्यू चालू करती है और वहाँ से पूछा जाता है कि जब वो रोज से मिला था तब वो 30 साल का था। तो वो बोलता है हाँ, वो उससे एक बेकरी में मिला था और रोज उस समय 15 साल की थी। जिसके बाद उन्होंने 4 महीने तक डेट किया। फिर वो उसके 16वें बर्थडे पर उसको डेट पर बाहर ले गया और उसके साथ रात भर बाहर रहा, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी। जो भी पुलिस अधिकारी उसका इंटरव्यू ले रहे थे वो उसको उसके असली रूप में देखने के लिए उसे कई छूट देते थे, जैसे उसे रिलैक्स करने देते थे, उसको सिगरेट पीने देते थे, उस पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाल रहे थे ताकि ये पूछताछ से ज्यादा एक फ्रेंडली बातचीत लगे और वो हर सवाल में बस बोलता जाए। जिसके बाद पुलिस ने पूछा कि उसने रोज को क्यों नहीं बताया कि उसने हैदर को मार दिया है, जिस पर वो बोलता है कि मुझे पता था कि अगर मैं रोज को बता दूंगा तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी। जिसके बाद पुलिस उससे बोलती है कि उन्हें उसके गार्डन से किसी और की भी हड्डियां मिली है, बताओ फ्रेड वो किसकी है। तो वो एकदम शांत हो जाता है। जिस पर पुलिस फिर से उससे पूछती है तो कहता है हाँ, शर्ली, सारे मुसीबत की जड़। रोज की पीठ के पीछे इन दोनों का अफेयर चल रहा था और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। वो उस दिन रोज को हॉस्पिटल लेके गया था क्योंकि उसे लेबर पेन था। फिर जब वो घर पर वापस आया तो शर्ली ने उसे रोक लिया और उसने उससे बोला कि चलो हम कहीं दूर चलते हैं, कहीं अपना घर बसाते हैं। जिस पर उसने उससे बोला कि अभी उसे हॉस्पिटल जाना है क्योंकि रोज दर्द में है। लेकिन फिर शर्ली ने बोला कि वो रोज को बता देगी कि ये बच्चा फ्रेड का है। जिस पर फ्रेड को गुस्सा आ गया और उसने शर्ली को बहुत तेज थप्पड़ मारा जिससे कि वो गिर गई। फिर वो एक तार लाया और उसने उससे उसकी जान ले ली और उसने भी उसके साथ वही किया जो कि उसने हैदर के साथ किया था। और जब वो उसे दफना रहा था तो वो उसकी बॉडी देखकर सोच रहा था कि आखिर ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा। और वो आगे बोलते बोलते बहुत बड़ी गलती कर लेता है। वो गलती से 2 की जगह 3 को मारने के बाद कन्फेस कर लेता है। फिर जब उसे पता चलता है कि उसने गलती से कबूल लिया तो मना करता है कि नहीं, गलती हो गई, असल में वो आंकड़ा धोखा है। उसे एकदम से लगा कि आखिर उसने क्या बोल दिया। उसने गलती से सच्चाई बोल दी थी। जब भी कोई आरोपी ऐसे बात करने में हिचकिचाता है तो पुलिस को पता चल जाता है कि आखिर उसकी कितनी तैयारी है, जिससे आगे की बात निकलवाने और केस को सुलझाने में मदद मिलती है। और इसके बाद वो बोलता है कि उसको बताना है कि आगे क्या हुआ था, कि उसने तीनों को कहाँ दफनाया है। जिसके बाद जब पुलिस उससे तीनों का नाम पूछती है तो वो बोलता है कि हैदर, शर्ली और तीसरे का नाम उसे नहीं पता। वो उसे शर्ली की दोस्त बुलाता था। इस इंटरव्यू के खत्म होते पुलिस को लग रहा था कि वो जो कुछ भी देख रहे हो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जैसा कि उसने बोला कि शर्ली की दोस्त जिसको इसने मारा है, इसका मतलब कि जिसको उसने मारा है उसका तो उसको नाम भी नहीं पता। अब इसके बाद पुलिस फिर से फ्रेड को उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर उसने उन्हें दफनाया था और वहाँ उन्हें वो जगह दिखाता है जहाँ पर उन्हें उसने रखा था। और वहाँ मौजूद हर कोई शख्स ये देखकर हैरान था कि उनके आगे एक आदमी दिखा रहा है कि उसने अपने विक्टिम को कहाँ दफनाया है। और तब उन्हें पता चला कि आखिर इस छोटे से शहर में चल क्या रहा था। उन्हें उनकी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जिसके बाद ये खबर फिर से न्यूज़पेपर पर फ्रंट पेज पर छपती है, पुलिस फाउंड मोर बॉडीज। अब ये मामला काफी हद तक आगे बढ़ चुका था क्योंकि अब ये घरेलू हिंसा से आगे बढ़कर कई हत्याओं में बदल गया था। अब ये खबर छपने के कारण ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई और यहाँ पर हर जगह के मीडिया के लोग इकट्ठा हो गए। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इस केस में चल क्या रहा है। सबको खबर चाहिए थी और सबसे पहले चाहिए थी। मीडिया के लोगों को पैक कहा जाता है क्योंकि उनका रवैया एक खूंखार शिकारी कुत्ते के पैक की तरह ही होता है। जिसके बाद अब पुलिस पर और भी प्रेशर बढ़ गया था ये पता लगाने का कि आखिर क्या इसमें और भी कई विक्टिम है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उसने उन सबको गार्डन में क्यों रखा। और यहाँ पुलिस का मानना था क्योंकि घर में पहले से बहुत लोग थे। फिर पुलिस ने और भी बातें जानने के लिए एक तरकीब अपनाई। उन्होंने सोचा अगर वो फ्रेड को सख्त और कड़े लहजे में ये बता दे कि अब वो और भी बातें जानने के लिए उसके घर के एक फ्लोर को अच्छे से खंगालने वाली है और इसकी शुरुआत वो उसके सेलर से करेगी, जिससे शायद उसको और भी बातें याद आ जाए। और जब पुलिस उससे अगले इंटरव्यू में ये वाली बात कहती है तो वो बोलता है कि उसका पूरा घर ढह जाएगा
उसके घर की नींव बहुत कच्ची है, जिस पर पुलिस कहती है कि उन्हें पता है, लेकिन वो ऐसे केस पर काम करे जिनमें वो लापता हुई लड़की और औरतों के बारे में पता लगा रहे हैं। और जो भी पिछले कुछ दिनों में 25 क्रॉमवेल स्ट्रीट में हुआ है, वो सब पता लगने के बाद भी अगर पुलिस इसमें अच्छे से जांच नहीं करेगी तो वो एक बहुत बड़ी गलती होगी, जिस पर वो मान जाता है। लेकिन उससे पहले वो अपने वकील से मिलना चाहता है और उसे कुछ बताना चाहता है, जिस बात को पुलिस मान लेती है और उसे वकील से मिलने देती है। और जो बात उसने अपने वकील को बताई, उससे ये केस और भी भयानक मोड़ पे जाने वाला था। वो अपने वकील को कुछ कागज पर लिख के देता है, जिसे वो लेकर भागा चीफ ऑफिसर जॉन बेनेट के पास जाता है और उन्हें एक कागज दे देता है, जिसमें लिखा था कि मैं फ्रेडरिक वेस्ट ये कबूल करता हूँ कि मैंने करीब 9 और कत्ल किए हैं। उनके सामने जो भी कुछ चल रहा था, वो सब मानना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आप अपने घर में ये सब काम करते हो और ये बात किसी को ना पता चले। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? रोज को जरूर पता होगा। और यहाँ पुलिस के लिए एक और सवाल ये था कि अगर रोज इसमें इन्वॉल्व है तो उसका इसमें कितना बड़ा हाथ है। मगर अभी जानने के लिए उन्हें फिर से फ्रेड का इंटरव्यू लेना पड़ेगा, जिसमें रोज की इसमें क्या भूमिका थी पता चलेगी। जिसके बाद वो फिर से फ्रेड को इंटरव्यू रूम में ले जाते हैं और वहाँ उससे वो बोलते हैं कि उन्हें डर है कि फ्रेड आगे कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि पुलिस को ये पता चले कि इसमें रोज भी इन्वॉल्व है। जिस पर वो मना कर देता है और फिर पुलिस बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम ये सब काम करो और रोज को ना पता चले। जिस पर वो बोलता है कि अगर रोज को पता होता तो उसे पहले पुलिस के हवाले कर देती। और ये सारी बकवास बातें जो कि इसे गुमशुदा लड़की की तलाश से चालू हुआ हो, वो एक घर के गार्डन तक पहुंच गया है, जहां पर 3 बॉडीज और मिली है। और अब अचानक से एक और कबूलनामा आया है, जिसमें पता चला कि अभी 9 विक्टिम की बॉडीज और मिल सकती है। इसलिए पुलिस को एक दो नहीं बल्कि एक बड़े दायरे की जांच करनी पड़ेगी। वैसे तो फ्रेड ने कबूल कर लिया था कि सारे कत्ल उसी ने किए, लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ ये था कि यह पता लगाना कि वहाँ पर जो बॉडियां हैं वो किसकी, और दूसरी इसमें रोज की क्या भूमिका थी। और पुलिस सिर्फ सबूतों के आधार पर कोई कार्रवाई कर सकती थी। जिस समय जब ये पुलिस छानबीन कर रही थी, तब रोज अपने बच्चों के साथ एक सेफ हाउस में थी और पुलिस ने उस घर में ढेर सारे सीक्रेट लिसनिंग डिवाइस लगा रखे थे। इसके पीछे उनका मकसद ये था कि रोज कोई ऐसी बात बोले जिससे उसका इन केसों में इन्वॉल्वमेंट पता चल जाए। लेकिन इन सब रिकॉर्डिंग में रोज ने कुछ भी ऐसा खास नहीं बोला था जिससे पुलिस उसको दोषी साबित कर पाए। उनकी सारी मेहनत बर्बाद जा रही थी। तो वह इधर फ्रेड पुलिस को ये बताने के लिए तैयार हो गया था कि उसने जिन विक्टिम के बारे में बताया था वो सेलर में है। जिसके बाद पुलिस उसे कागज ला के दे देती है, जिसके ऊपर वो अपने तहखाने का नक्शा बना देता है और उस पर जहाँ भी उसने उनको रखा है उन पर एक्स बना देता है। और पुलिस को उनका नाम पता नहीं होता, इसीलिए वो उनके ऊपर नंबर लिख देते हैं। अब पुलिस का सारा ध्यान वहाँ सेलर में विक्टिम को ढूंढने पर होता है। वो उन्हें ढूंढने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, जिसमें इमेजिंग टेक्नोलॉजी से पूरे सेलर को स्कैन किया जाएगा। यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि दीवार, ईंट और कंक्रीट को स्कैन कर वहाँ क्या है उसे मॉनिटर पर दिखा देता है। पुलिस वहाँ पहुँच गई थी और मीडिया से फ्रेड बचते हुए पीछे के रास्ते से वो सेलर में पहुँच जाता है। ये असल में बहुत ही अजीब था, क्योंकि उसने जो दफनाने वाली बात बताई थी वो एकदम सच्ची थी। वो वहाँ अचानक से परेशान हो जाता था और फिर कुछ देर बाद खुद को संभाल लेता था, मानो उसके अंदर 2 पर्सनैलिटी हो। उधर हर जगह अंधेरा था, सीलन थी और बदबू। वो बदबू ऐसी थी कि वो दिन भर जो भी वहाँ मौजूद था उनके सर पर चढ़ गई थी। अब इसके बाद मीडिया ये वाली खबर फिर से कवर करना चालू कर देती है और ये आगे खबर लेने के लिए पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। और फिर पुलिस इन्हें ऑफिशियली बताती है कि इन्हें 3 बॉडीज और मिली है, जिससे मिलाकर अब विक्टिम काउंट 6 का हो गया है। अब ये खबर मिलते ही लोगों में दहशत बढ़ जाती है, खासकर उनमें जिनके फैमिली मेंबर गायब थे। और पुलिस ये विक्टिम कौन है उनका पता लगाने के लिए एक नंबर साझा कर देती है, जिसमें वो कॉल करके अपने मिसिंग संबंधी के बारे में बता सकते थे। जिसके बाद अचानक से पुलिस पे बहुत सारी कॉल आने लगती है। तब उन्हें पता चलता है कि ये मामला सिर्फ ग्लूस्टर का नहीं बल्कि पूरे देश भर से था। पुलिस को एक दिन कॉल आई जिसमें एक लड़की थी और वो कह रही थी कि उसे शक है कि उसमें उसकी बहन हो सकती है। तो वहाँ उसके घर पर एक डिटेक्टिव पहुँच जाता है, जहाँ पर वो बताती है कि उसकी बहन का नाम जोनीटा था। वो 16 साल की थी जब उसे उसके घर वालों ने निकाल लिया था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शैतानी करा करती थी।
जिसके बाद जोनीटा अपनी बहन से एक बार मिलने आई थी और उसने बोला था कि फिलहाल तो वो जा रही है लेकिन वो एक दिन उससे जरूर मिलेगी और वो अपनी बहन से बहुत ही प्यार करती है। पुलिस बार बार फ्रेड एंड रोज के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर में इन दोनों का रिश्ता क्या था और वो दोनों कैसे मिले थे, और वो कहानी काफी पेचीदा और धुंधली है जिसे पुलिस को पता लगाना ही पड़ेगा। और इसको पता लगाने का एक ही तरीका था कि पुलिस अब उनका फोकस उन पर करे जो कि इन दोनों को जानते थे। और पुलिस को एक आदमी के बारे में पता चलता है जो कि इनके घर पर अक्सर आया जाया करता था। वो बताता है कि फ्रेड अक्सर अपनी बीवी को दूसरे मर्दों के साथ सोने के लिए भेजा करता था जिसके लिए वो पैसे चार्ज करता था। और जब पुलिस ने ये वाली बात रोज से पूछी कि वो ऐसा क्यों करती थी तो वो कहती है क्योंकि वो फ्रेड से प्यार करती थी। अब इसके बाद पुलिस को एक औरत के बारे में और पता चलता है जो कि इनको बहुत करीब से जानती थी, एलिजाबेथ एगस। ये इन दोनों की पड़ोसी थी। रोज और एलिजाबेथ की मुलाकात इनके घर के बाहर ही हुई थी जिसके बाद ये दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। और रोज एलिजाबेथ को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताती है कि उसे कैसे पैसा कमाने के लिए दूसरों के साथ हम बिस्तर होना पड़ता है, जिस पर एलिजाबेथ बोलती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो उसका काम है तो। फिर रोज ने और भी बातें डिटेल में बताई कि फ्रेड ने उसके कमरे में कैमरे और माइक्रोफोन लगा रखे हैं जिससे जब भी वो अपने क्लाइंट के साथ दूसरे कमरे में हम बिस्तर होती थी तो फिर फ्रेड दीवार के पीछे खड़े होके वो सारी आवाजें सुनता था। उसे ये सब आवाजें सुनने में बड़ा मजा आता था, जिस पर एलिजाबेथ बोलती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनका निजी मामला है। और एलिजाबेथ आगे ये बताती है कि एक बार फ्रेड उसे सीढ़ियों से तहखाने की तरफ ले गया था। वो उसे अपना सीक्रेट रूम दिखा रहा था जिस पर वो बोलती है शायद वो अपने बच्चों के लिए एक खेलने की जगह बना रहा है, जिस पर फ्रेड बोलता है कि शायद मैं इसे अपना प्लेजर रूम बना लूं। सोचो अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे कुछ भी करूं तो बाहर किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं इसे साउंड प्रूफ बनाने वाला हूँ। लेकिन मैंने कभी पुलिस को बताने की नहीं सोची क्योंकि ये उनका काम था और इसमें इसका कोई भी लेना देना नहीं था। पुलिस के शुरुआती जांच में तो रोज इनोसेंट लग रही थी लेकिन जैसे जैसे उनकी आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जा रही थी रोज के बारे में और भी शक पुलिस का गहरा होते जा रहा था। वैसे तो ये दोनों कपल थे लेकिन ये कुछ ऐसे काम करते थे जो कि एक सभ्य समाज में नहीं हो सकता था। और पिछले 25 साल से ये वाला काम 25 क्रॉमवेल स्ट्रीट में हो रहा था, लेकिन ये वाली बात यहाँ के लोगों ने पता होने के बाद भी कारण जो भी रहा हो पुलिस को बताने की नहीं सोची। ये सब सोच सोच के पुलिस को हैरानी तो हो रही थी, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि यहाँ पर जिनकी भी बॉडी मिली वो आखिर यहाँ पर कर क्या रहे थे और वो यहाँ पर पहुंचे कैसे। जिसके बाद जब पुलिस एग से आगे पूछती है तो आगे पुलिस को पता चलता है कि फ्रेड अक्सर उन लड़कियों की तलाश में बाहर निकलता था जो कि या तो फ्री की टैक्सी ढूंढ रही थी या फिर वो लिफ्ट मांग रही होती थी। वो आगे ये बताती हैं कि जब उन्होंने एक बार जब पूछा फ्रेड से कि वो ऐसा क्यों करता है तो उसने बोला कि उसे यंग लड़कियां इसलिए पसंद है क्योंकि वो उन्हें आसानी से इन सब कामों में डाल सकता था और उसकी हमेशा चॉइस 15 से 17 साल की होती थी। और ये बात पता चलते ही पुलिस को लग रहा था ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्हें केस में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। फ्रेड की स्ट्रेटेजी की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि वो बस ऐसे ही घर से घूमने के लिए बाहर निकल जाता था और ऐसी लड़कियों को ढूंढता था जो कि अपने बुरे वक्त से गुजर रही होती थी और वो इसमें काफी सक्सेसफुल भी था। अब पुलिस फिर से फ्रेड का इंटरव्यू चालू करती है जिसमें वो अभी हाल ही में पता चले फ्रेड के विक्टिम लूसी पार्टिंगटन के बारे में पता करते हैं कि आखिर उसने उसके साथ क्या किया था, जिस पर फ्रेड बोलता है कि उसने कभी भी इनके नाम जानने की कोशिश ही नहीं करी थी और उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही है कि कुछ भी बताना मुश्किल है। तो पुलिस बोलती है कि क्या तुमने सबको यहीं पे दफनाया है? तो उसने बोला है कि इस बात को 20 साल गुजर चुके हैं, उसे कुछ भी नहीं पता, उसने उन्हें बस जल्दी जल्दी दफना दिया। और हंसने लगता है। उसने उन्हें वहाँ छोड़ दिया जहाँ पर वो जाना चाहती थी और वो फिर से हंसने लगता है। इंटरव्यू के शुरुआत में वो एक फैंटेसी में जीने वाला एक सातरे इंसान लग रहा था, जिसके बाद वो आगे इन सब का ब्लेम उन लड़कियों पर ही डाल देता है कि उनको ये सब खुद ही करना था। उन सब ने इसके अंदर के गुस्से को भड़का दिया था, इससे अपसेट कर दिया था और उसको सिर्फ एक ही बात की चिंता थी कि क्या रोज को इन सब के बारे में पता है कि वो उन दूसरे औरतों के साथ क्या कर रहा है। फ्रेड वेस्ट को इन सबसे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था कि वो सिर्फ इस दुनिया में है ही नहीं, जो कि एक पहचान है एक सैडिस्टिक साइकोपैथ की। पुलिस एक एक करके सारे पार्ट को बाहर ले जा रही थी और इन सब चीजों को वहाँ का नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा था। हर कोई देख के हैरान था कि आखिर उस घर से क्या क्या मिला है और वो सब देख कर सोच रहे होंगे कि आखिर में इन विक्टिम्स को किन किन चीजों से गुजरना पड़ा होगा और कोई इतना नीचे तक कैसे गिर सकता है।
और आखिर में पुलिस ने सारे विक्टिम के बारे में पता लगा लिया था, जो थी सबसे पहली हेदर वेस्ट जो कि उनकी बेटी थी, दूसरी शर्ली रॉबिन्सन जो उनके घर पर किराए पर रहती थी जिसके पेट में उसका 9 महीने का बच्चा था, तीसरी एलिसन चैम्बर जो कि ग्लूस्टर के चिल्ड्रन होम में रहती थी, चौथी लिंडा गॉग जिसने 1973 में अपना घर छोड़ दिया था, कैरल कूपर जो वहाँ के चिल्ड्रन होम से भाग गई थी, लूसी पार्टिंगटन जो अपने दोस्त के घर से अपने घर वापस जा रही थी, थेरेसा स्टीकन स्टाइलर जो कि चेकिंग करते हुए गायब हो गई थी, शर्ली हर्बर्ट जो कि अपने फॉस्टर पेरेंट के साथ रह रही थी, और जोनिटा मोड जो कि उनकी किराएदार थी। और जब जोनिटा मोड के बारे में जब पुलिस ने फ्रेड से पूछा था कि क्या तुम उसे जानते हो और उसे कहाँ रखा था, तो बोलता है हाँ, गड्ढे में। वैसे तो पुलिस को कई चीजें पता चली थी लेकिन वो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि फ्रेड इसमें अकेला है, क्योंकि जब एक बार वो उससे पूछताछ कर रहे थे तब उन्होंने उसे पूछा था कि जहाँ पर उसने उन लड़कियों को दफनाया है वहाँ पर पुलिस को उनके सामान भी मिले हैं, क्या उसे पता है कि वो सामान किसके थे? तो वो बोलता है कि उसे नहीं पता है कि उधर कोई और सामान भी था, उसने वहाँ पर से बॉडी रखी थी, जिस पर पुलिस ने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर तुमने नहीं रखा तो किसने रखा है, क्या वो रोज थी? तो वो बोलता है कि वो उस पर बेफालतू में शक कर रहे हैं, इस बात को 20 साल गुजर चुके हैं और उसे ये चीजें याद नहीं है इसीलिए उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। उसने जब भी ये वाला काम किया हमेशा रोज को दूर रखा, या तो उसे प्रेग्नेंट रखा या फिर किसी और आदमियों के साथ रखा, और वो कई सालों से सोच रहा था कि वो रोज को बता दे कि उसने क्या क्या किया है, लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि वो उसे छोड़ के चली जाएगी, उसे डर लग रहा था कि रोज उससे डर जाएगी। वो भले ही ऊपर से मजबूत दिखती हो लेकिन अंदर से बहुत ही कोमल है। हर वक्त फ्रेड रोज को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसे पता था कि आखिर वो कितने दिन के लिए भी जेल में चला जाए, लेकिन रोज हमेशा उसके पास रहेगी और उससे मिलने आएगी और उन दोनों का मिलना जुलना बेरोक टोक लगा रहेगा। वो जितना अजीब था उतना ही अजीब वो भी थी और एक बहुत ही घिनौने लेवल पर दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। रोज उसकी एक तरीके से पूरी दुनिया थी और वो अपनी दुनिया को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, और जो कहानी वो बता रहा है असल में कहानी उससे बहुत ज्यादा है, और ज्यादा से मतलब रोज की जानकारी और उसके इन्वॉल्वमेंट से ये भले ही चाहे कितने साथी क्यों ना हो, सच अपना रास्ता को ढूंढ ही लेता है। एक दिन ग्लूस्टर सिटी के पुलिस स्टेशन में एक कैरल नाम की औरत आती है और वो पुलिस को बताती है कि उसने टीवी पर एक खबर सुनी है जिसमें 25 क्रोमवेल स्ट्रीट से जो आदमी लड़कियों के साथ जघन्य अपराध करने के मामले में जिसे पुलिस ने पकड़ा है उससे उन्हें अच्छे से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि एक बार उसने उसके साथ भी करने की कोशिश करी थी, वो उसकी जान लेने वाला था। ये 1972 में क्रोमवेल स्ट्रीट में आया का काम करती थी और ये बताने के बाद एक डिटेक्टिव उसका बयान लेने के लिए उसके घर आया, जिसमें उसने बताया कि जब वो वहाँ रहने आई थी तो उसे नहीं पता था कि रोज और फ्रेड के घर पर क्या क्या चलता है, खासकर रोज और उसके घर पर मेल विजिटर जो उससे मिलने आते थे। एक शाम को जब वो फ्रेड से बात कर रही थी तो फ्रेड अचानक से बोलता है कि वो और रोज चाहती है कि वो उसके सेक्स सर्कल में आ जाए। उससे लग रहा था कि वो उसे मना लेगा, लेकिन कैरल को ये काम बहुत ही गंदा लग रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर वो ऐसा बोल भी कैसे सकता है, और वो कहती है कि अब मैं तुम्हारे घर से काम छोड़ रही हूँ। फिर वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल गई और उसे अच्छे से याद है उस दिन 6 दिसंबर था। वो रात को लिफ्ट लेकर अपने बॉयफ्रेंड के घर जा रही थी, तभी उसे फ्रेड की कार दिखी तो उसे लगा कि शायद वो उससे नाराज है कि उसने उनके घर से काम छोड़ दिया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो उसके साथ कुछ बुरा और बहुत गलत करेंगे, इसीलिए वो उनकी कार में बैठ गई। फिर वो वहाँ से चल दिए और एक सुनसान सी जगह पर फ्रेड ने गाड़ी जाकर रोक दी और फिर गाड़ी से बाहर निकल गया। फिर आसपास देखने लग गया कि कोई है तो नहीं, और फिर अचानक से कैरल के सर पर हमला कर दिया, जिसके बाद कैरल बेहोश हो गई। देन उसने कैरल को बांध दिया और उसे वापस अपने घर ले गया, और जब ये कर रहा था उस पूरे समय रोज उसके साथ गाड़ी में ही मौजूद थी। और जब उसे होश आया तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। रास्ते पर फ्रेड बोल रहा था कि तुम शांत हो जाओ, हम तुम्हें अपने घर वापस ले जा रहे हैं, वहाँ पर हम तुम्हें नहलाएंगे, धुलाएंगे, साफ करेंगे, चाय पिलाएंगे, तुम बस शांत रहो। तब कैरल को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है। फिर उसे घर ले जाकर उन दोनों ने मिलके कैरल के कपड़े उतारे और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। उसके हाथ पहले से ही बंधे थे और आंखों पर काली पट्टी थी। फिर उसे कमरे में ले जाकर मैट पर धक्का दे दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया जब तक सुबह नहीं हो गई। फिर उसके बाद उसने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे उठा दिया और तेज से चिल्लाकर बोला कि वो उसे तय खाने ले जा रहा है, और वो जब तक उसके साथ गलत काम करेगा जब तक रोज और फ्रेड का मन नहीं भर जाता, फिर वो उसकी कहानी खत्म कर देंगे, अपने घर के गार्डन में दफना देंगे। लेकिन जैसे तैसे वो उनके चंगुल से छूटने में कामयाब रही और वहाँ से जिंदा भाग गई।
फ्रेड कार में अकेला नहीं था, उसके साथ रोज भी थी। उसके जुर्म करने का तरीका जैसे वो कैरल को उठा के ले गए थे वैसे ही उन्होंने बाकी लड़कियों को भी उठाया होगा जब वो लिफ्ट मांग रही होगी या फिर चेकिंग कर रही होगी। और ये कैरल की स्टेटमेंट एक जीता जागता प्रूफ है कि आखिर वो सारी लड़कियां वहां कैसे पहुंची और उनके साथ क्या क्या हुआ होगा। अगर उस समय कैरल के साथ की गई जुर्म की सजा फ्रेड को मिल गई होती, इसने जो भी किया था पुलिस की नजरों में ज्यादा आता और जिस समय लड़कियां गायब हो रही थी तब इसको आसानी से पकड़ा जा सकता था। जब कैरोलिन ने 1973 पर इन पे केस किया था तो कोर्ट ने इन पर 25 पाउंड का जुर्माना लगाकर इन दोनों को छोड़ दिया था और यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी। उसी समय इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए थी। ये बहुत ही अच्छा मौका था इन दोनों की क्राइम प्रोफाइल बनाने का, इन दोनों को ऑफेंडर बनाने का जो कि किसी को उठा सकते थे, अबडक्ट कर सकते थे, उसको कैदी बना सकते थे। उन्होंने जो भी किया वो पाप था, लेकिन जब वो छूट गए तो उन्हें लगा अरे वाह हम तो कुछ भी कर सकते और बच सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ बाल बाल बचे थे क्योंकि अगली बार वो नहीं बचेंगे। अब ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस फिर से फ्रेड को पूछताछ के लिए ले जाती है और ये सारी बातें उसे बताती है और उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस थी। तो वो बोलता है कि आपका प्रैक्टिस से क्या मतलब है। तो वो कहते हैं कि कैरोलिन और उनमें बस एक ही फर्क था कि कैरोलिन बच के वापस आ गई थी मगर बाकी की लड़कियां इतनी लकी नहीं थी। क्या वो तुम्हारे लिए एक रिहर्सल था। इस मामले में इन दोनों का रिश्ता एक अहम कड़ी थी। जब रोज फ्रेड से मिली थी तो वो काफी यंग थी और उसे बचपन से ही अपने घर में अब्यूज सहना पड़ा था, लेकिन वो फ्रेड ही था जिसने शादी के बाद रोज को दूसरों के दर्द से मजा कैसे लेते हैं ये सिखाया था। She said, when he's got a woman companion with him, it makes it easier for the victim if they go and pick up a girl. Because Rose is with them, she doesn't hesitate to say no because there's a woman and a bloke in a van. इन दोनों की लंबी हरकतों की फहरिस्त देखकर लगता है कि हम देख रहे हैं एक सैडिस्टिक अब्यूसिव प्रेडेटर के जोड़े को। वो एक नहीं दो हैं। ग्लोस्टर सिटी की पुलिस के आगे एक बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि 25 क्रॉमवे स्ट्रीट से मिली बॉडी की संख्याओं में लगातार वृद्धि हो रही थी और पुलिस इस बात से इनकार नहीं कर रही थी कि अभी वहाँ पर और भी बॉडीज मिल सकती है। और उन्हें ये भी पता था कि फ्रेड के घर से उसके और भी फैमिली मेंबर मिसिंग हैं और उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया था। सबसे पहले फ्रेड के घर के फैमिली मेंबर की फैमिली ट्री बनाई गई जहाँ देखा गया कि उसकी फैमिली में से कौन कौन मिसिंग है, जिसमें फ्रेड की फर्स्ट वाइफ रीना और उसकी 7 साल की बेटी शारमिन का नाम सामने आया। 1971 के बाद से उन दोनों को किसी ने नहीं देखा था। इस बात को 20 साल से ज्यादा गुजर गए थे और फ्रेड ही था जो कि इसके बारे में कुछ बता सकता था। इसीलिए फिर से पुलिस उससे पूछताछ करती है जिसमें फ्रेड एक खेत के बारे में बताता है। फिर वो पूछते कि वहाँ पर कौन दफन है तो वो बताता है कि रीना। फिर वो उससे बोलते कि क्या तुम हमें वो जगह दिखा सकते हो, जिस पर वो मान जाता है और वो उन्हें वहाँ ले जाकर वो जगह दिखाता है जहाँ पर फ्रेड ने उसे रखा था। जिसके बाद पुलिस यहाँ पर भी खुदाई चालू करती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा था। और तब वो वहाँ से वापस आकर बताता है कि वहाँ पर एक बॉडी और है और वो बॉडी है एन मैकफॉल की। एन मैकफॉल एक स्कॉटिश टीनेजर थी जिससे वो ग्लासगो में मिला था जब वो अपनी पहली बीवी रीना के साथ रहता था और वो इसके घर पर आया बन जाती है जिसे 1967 के बाद किसी ने नहीं देखा था। पुलिस को अभी भी बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो फ्रेड की दी गई जानकारी पर ही निर्भर थे और वो जानता था कि अगर वो सारी चीजों की जिम्मेदारी अपने सर के ऊपर ले लेगा तो पुलिस रोज को कुछ भी नहीं करेगी और उसका इस केस में फंसने का चांस बहुत कम हो जाएगा। वो जिसमें फंसने वाला था वो था शारमिन का मामला, जिसमें वो हर कोशिश के बाद भी रोज के इन्वॉल्वमेंट को नहीं छुपा सकता था। जब शारमिन गायब हुई थी तब वो फ्रेड एंड रोज के साथ उनके पुराने घर 25 मिडलैंड रोड के पास रहते थे। फिर उन्होंने वहाँ पर छानबीन चालू कर दी और अपने साथ फ्रेड को भी ले गए, जिसके बाद फ्रेड उन्हें अपने घर के पीछे वाले एरिया में ले गया और एक सफेद दीवार के आगे आके रुक गया। उसके बाद बोला वो यही है। फिर पुलिस पूछती है कि कौन, शारमिन? तो वो बोलता है हाँ, उसने उसे दीवार में चुनवा दिया था और वो निशान बना के दिखाता है कि वो यहाँ पर है। वैसे तो उन्होंने फ्रेड से हर बातें जान ली थी, लेकिन पुलिस अभी भी ठोस सबूत ढूंढ रही थी जिससे कि इसमें रोज का भी हाथ है वो साबित कर सके। वो उससे पूछते हैं कि रोज का शारमिन से कैसा रिश्ता था, तो वो बोलता है कि जहाँ तक है कि उसने उसको अपनी बेटी मान लिया था। तो वो शौक होके बोलते हैं कि जहाँ तक तुम्हें पता था मतलब,
और वो उससे बोलते कि क्या शारमीन की जान तुमने ली थी? फिर वो बोलता है नो कमेंट। फिर वो फिर पूछते हैं कि क्या तुमने अपनी बेटी का खून किया था? तो वो कहता है कि वो उसकी बेटी थी, आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? तो फिर पुलिस बोलते है आखिर ऐसा क्यों किया, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर वो आगे बोलता है कि शारमीन बहुत बदतमीजी करने लग गई थी, वो रोज से ढंग से बात नहीं करती थी और फ्रेड ने रोज से बोला था कि रोज को ये सब चीजें संभालनी पड़ेगी जब तक वो घर पे वापस नहीं आता। दरअसल पुलिस को फ्रेड के पुराने घर के इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ा लेटर बॉक्स मिला था जिसमें फ्रेड एंड रोज वेस्ट के जेल के बीच के लेटर भी शामिल थे। फ्रेड उस समय एक छोटे से अपराध के लिए सजा काट रहा था और उन्हीं एक लेटर में रोज ने फ्रेड को लिखा था कि डार्लिंग शारमीन को अपने साथ सख्ती से आना पसंद है और उसे ये वाला काम क्यों करना पड़ रहा है। अब पुलिस को समझ में आ रहा था कि अगर रोज का इन्वॉल्वमेंट दिखाना है तो किसी भी तरीके से साबित करना पड़ेगा। शारमीन के साथ ये सब जब हुआ था जब फ्रेड जेल में था और वो उसकी देखभाल कर रही थी और उन्हें बस थोड़े बहुत सबूत चाहिए थे जिससे ये सब साबित हो सके। तो वो रोज और फ्रेड के पुराने घर में मिली शारमीन की हड्डी को एक फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास ले जाते हैं जिससे कि पता चल सके उसके साथ ये कब हुआ था और वो इसको पता करने के लिए एक तरीका अपनाते हैं। वो जो करने वाले थे उसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना कहते हैं। वो शारमीन के चेहरे की क्लियर फोटो को लेकर उसे उसकी खोपड़ी पर लगाकर मैच करने वाले थे, लेकिन इसके लिए उनको एक बहुत ही क्लियर फोटो चाहिए क्योंकि उसी से अच्छे से फीचर चेक हो पाएंगे, वरना वो सिर्फ ऐसे अंदाजा लगा सकते थे कि वो कैसी दिखती है क्योंकि उसकी जो फोटो मिली थी उसमें वो बहुत छोटी थी और उसमें काफी शैडो स्टार्स के दांत भी ढंग से नहीं दिख रहे थे और वो शारमीन की बॉडी का मिला हिस्सा था। यहाँ उनको दिक्कत ये आ रही थी कि वो तय नहीं कर पा रहे थे कि आखिर शारमीन के साथ ये कब हुआ था और अगर वो अच्छी क्वालिटी की फोटो इनको मिल जाएगी तो ये पता लगा सकते हैं और पता नहीं इस फोटो को मिलने में कितना समय लगे। अब इधर से भी पुलिस को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी, लेकिन वो हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते थे, इसीलिए अब उन्होंने फ्रेड एंड रोज के बच्चों से बातचीत करने का सोचा कि उनसे बातें पता करी जाए कि आखिर में वही थे जिन्होंने ये बताया था कि उनके पेरेंट ये सब करते थे। जिसमें पुलिस ने सबसे पहले पूछताछ करी उनके बेटे स्टीफन यानी स्टीव से। उसने बताया कि बचपन से उनके मम्मी पापा काफी अब्यूसिव थे। वो सबसे ज्यादा खुश जब रहते थे जब वो स्कूल में होते थे, वो उनके लिए उनके घर से ज्यादा अच्छा था। रोज हमेशा उन्हें डिसिप्लिन में रखा करती थी और छोटी से छोटी गलती पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती थी और एक बार अगर उन्हें गुस्सा आ जाता था तो वो जब मारना चालू करती थी तो वो रुकती नहीं थी। उन्हें लगता था कि सारी गलतियां उनके बच्चे ही करते हैं और वो सिर्फ मार खाने के लिए ही बने हैं और वो नहीं चाहते थे कि उनके घर के बच्चे घर में क्या क्या होता था किसी को कुछ भी ना बताए। उनकी कभी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो कभी किसी को बता पाए कि उनके साथ क्या क्या हो रहा था। और जब ये बात इन्होंने पुलिस से करी थी तो तब पुलिस को पता चला कि रोज और फ्रेड के जो सर्वाइविंग चाइल्ड है उनके साथ कितना अब्यूज हुआ था, उन्हें हर वक्त अपनी जान का खतरा रहता था। अब पुलिस फिर से फ्रेड के पास जाती है और उससे बोलती है कि हमने तुम्हारे बच्चों के साथ बात की है और उनकी स्टेटमेंट ली है। तो वो बोलता है कि जो भी इसके बच्चे बोलेंगे हमेशा सच बोलेंगे, खासकर कि मैं जो कि उसकी बेटी है वो जब भी बोलेगी हमेशा सच ही बोलेगी। तो पुलिस बोलती है हाँ उसने तुम पर इल्जाम लगाया है। तो वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं मानता। वो कहते हैं हाँ उसने बताया था कि कैसे फ्रेड उन्हें बैड तरीके से टच करता था और ये हर दिन होने लग गया था। जब उसने पहली बार उसे छुआ था तो हैदर और मैंने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने पिता को ऐसे करने नहीं देंगे। इसके बारे में क्या कहोगे फ्रेड? तो वो कहता है कि नो कमेंट। अब पुलिस को सारी बॉडीज मिल चुकी थी और 12 के 12 विक्टिम की पहचान भी हो चुकी थी, तो एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट खत्म हो चुका था। अब पुलिस के पास 12 विक्टिम और 2 सस्पेक्ट थे और साथ ही में रोज के खिलाफ भी कई सबूत मिले थे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि रोज ने अभी तक कुछ भी नहीं कबूला था और पुलिस के पास भी उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। उसने सारा इल्जाम अपने पति पे लगाया और पति ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। वो दोनों एक दूसरे के साथ थे और एक दूसरे का बचाव कर रहे थे। अब इस केस को 4 महीने बीत गए थे और अब इनका कोर्ट में ट्रायल चालू होने वाला था। दोनों को वहाँ के कोर्ट लाया गया। रोज परेशान थी कि उसे भी फ्रेड के साथ कटघरे में खड़ा किया जाएगा और वो इस बात से काफी नाराज थी। अब हर कोई वहाँ पर ट्रायल में पहुँचता है, पूरा का पूरा कोर्ट भरा हुआ था और तभी वहाँ पर आता है फ्रेड वेस्ट। वो दूर से पहचान में आ रहा था क्योंकि वो काफी भारी भरकम सा था। उसे लग रहा था कि कोर्ट में उसे रोज के साथ बिठाया जाएगा, वो दोनों बातें करेंगे, वो दोनों एक दूसरे को फ्लाइंग किस भेजेंगे। लेकिन मगर फ्रेड के साथ जो आगे कोर्ट में होने वाला था उससे उसका दिल टूटने वाला था। When Fred West was escorted into the dock, he leaned forward and touched her shoulder. She didn't acknowledge this gesture. There appeared to be no communication between them, Rosemary steadfastly ignoring him. Later, when they were taken down, Fred West again tried to lean over and touch his wife's back. But this time, the prison officer pushed away his hand. तो बात ये थी कि वो ऐसा करके दिखाना चाहती थी कि उसका फ्रेड से कुछ लेना देना नहीं है, वो इनोसेंट है। वो ये जताना चाहती थी कि अब वो उसके खिलाफ है।
असल में वो उससे नाराज थी क्योंकि फ्रेड ने जो भी किया था उससे कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। रोज की इन्वॉल्वमेंट की बातें बार बार आगे आ रही थी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसीलिए दूरी बना रही थी। और ये वाली बात फ्रेड को भी बहुत ज्यादा चुभ गई थी। उसे लग रहा था कि रोज अब उससे दूरी बना रही है और उसके लिए अब रोज के अंदर कुछ भी प्यार नहीं रह गया है। उसने हमेशा उसको प्रोटेक्ट करने की सोची, हमेशा उसको बचाने की सोची, लेकिन उसे लगता है कि फ्रेड हमेशा से उसके लिए एक इस्तेमाल करके फेंक देने वाली चीज था। वो हमेशा से उसकी बात आसानी से मान लेता था। उसने कभी भी कोई दखल नहीं दी। और अगर ऐसा ही है तो कि सारे इल्जाम मैं खुद पर ही क्यों ले रहा हूँ और किसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भले ही कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन उसे ये वाली बात खाई जा रही थी क्योंकि वो रोज से बहुत प्यार करता था। और फ्रेड ने ये वाली बात पुलिस से भी कही थी। अगर उसे मौका मिलेगा तो शुरू से सब सच बताना चाहेगा क्योंकि रोज ने उससे किए वादे तोड़ दिए और उसने अभी तक एक भी वादा नहीं तोड़ा था। और वो किसी को प्रोटेक्ट करा और आगे भी करेगा। जिस पर पुलिस ने बोला कि सच बताओ क्या इसमें रोज भी है, तो वो आगे कुछ भी बोलने से मना कर देता है। और अब इस केस में एक और मोड़ आने वाला था। स्टीव, जो कि इनका बड़ा लड़का था, वो कोर्ट में ये बताने के लिए तैयार हो गया था कि उन सब के साथ बचपन में क्या क्या होता था। लेकिन वो इससे पहले एक बार फ्रेड से मिलना चाहता है, जिसकी इजाजत पुलिस दे देती है। और जब वो अंदर जाता है तो उसका पापा बहुत रो रहा था। उसने कभी भी उसे ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। वो रोते हुए उससे बोलता है कि हर कोई सच जानना चाहता है, लेकिन असली सच क्या है वो कभी किसी को नहीं बताएगा। वो इसे बताने से अच्छा वो अपने सच के साथ ही चला जाएगा। Good evening. Frederick West, the Gloucester builder whose home concealed 9 corpses, has been found dead, hanging in his prison cell at Winson Green Jail in Birmingham. He'd been in custody for nearly a year, accused of a total of 12 murders, and committal proceedings were due to start next month. His wife, who's charged with 9 murders, was told of his death this afternoon. ये न्यूज सबके लिए एक बहुत बड़ा झटका थी, खासकर उन विक्टिम की फैमिली के लिए, जिन्हें पता चलने वाला था कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था और किसने किया था। उन्हें लग रहा था कि उन्हें पीठ दिखा के चला गया है बुज़दिलों की तरह। तो जो भी पुलिस वाले इस केस में जांच कर रहे थे, उनके लिए भी ये वाली न्यूज बहुत बड़ा झटका थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी सारी मेहनत बर्बाद चली गई। फ्रेड ने सारे इल्जाम अपने सर पर ले लिए थे और रोज ने भी नहीं कबूला था कि उसने कुछ किया है। और अब फ्रेड के जाने के बाद अब वैसे ही कुछ नहीं बचा, तो इनको लग रहा था कि अब कोई ट्रायल नहीं होएगा, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन ऊपर वाला चाहता था कि इनको सजा मिले और आगे जो भी हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस पर काम कर रहे थे, जिन्हें शारमिन की एक फोटो चाहिए थी जिससे कि शारमिन के साथ जो भी हुआ था उसकी टाइमलाइन पता चले, उसके लिए जो उन्हें एक अच्छी क्वालिटी की फोटो चाहिए थी वो उन्हें मिल जाती है। और अगर इसे वो टाइम का पता लगा लेते तो उससे दोनों चीजें पता चल सकती थी कि वो शारमिन है और इसके साथ ही कब हुआ था। तो वहीं पुलिस ये भी पता लगाने में कामयाब हो गई थी कि जब शारमिन के साथ ये हुआ था तब फ्रेड जेल में था और उसकी पूरी देखभाल रोज कर रही थी। और ये रोज के खिलाफ कोर्ट में एक अहम सबूत साबित हो सकता था। उस समय ये केस इतना पॉपुलर हो गया था कि पूरे देश में हर कोई चाहता था इस भयानक केस में जल्दी से जल्दी कोर्ट का कोई फैसला है और इसमें पता चले कि विक्टिम के साथ क्या क्या हुआ था। और फिर अक्टूबर 1995 में इस केस का ट्रायल रखा गया। 3 अक्टूबर 1995 इस केस में जो विक्टिम की तरफ से जो सरकारी वकील थे वो थे ब्रायन लेविसन, जो कि उस समय ब्रिटिश रॉयल फैमिली के भी वकील थे। तो वहीं बचाव पक्ष यानी रोज के वकील थे ब्रायन फर्ग्यूसन, जो कि उस समय के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर में से एक थे। और उन्होंने अपने साथ साशा वॉस को जोड़ा, जो कि एक बेहतरीन क्रिमिनल लॉयर थी। और इन्होंने भी कई सेलिब्रिटी के हाई प्रोफाइल केस लड़े थे। दोनों ही तरफ हाई प्रोफाइल वकील थे। कुछ ही देर में सुनवाई चालू होने वाली थी। हर तरफ मीडिया का तांता लगा हुआ था, बिल्कुल कोई मूवी का सीन लग रहा था। रोज को अब कटघरे में लाया जा रहा था। छोटी हाइट की, चश्मा पहना हुआ था और एक गोल्ड का क्रॉस का लॉकेट पहना था। वो पूरी खामोशी से वहाँ बैठी थी, सबको ध्यान से देख रही थी, सुन रही थी। वो पूरी सुनवाई के दौरान नॉट गिल्टी की अपील कर रही थी और इस दिन की सुनवाई के एंड तक खुद को निर्दोष बता रही थी। यहाँ विक्टिम के लॉयर के लिए सबसे मुश्किल काम ये था कि उनके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो थे, लेकिन कोई भी ठोस सबूत नहीं था, जैसे कि फॉरेंसिक या फिर कोई गवाह जो कि बता सके कि मैंने इनको मारते हुए देखा था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो होता है जिसमें अलग अलग मौजूद सबूतों को जोड़कर बताया जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। विक्टिम के लॉयर ने जो भी गवाह और सबूत बताए थे उन सभी में एक ही चीज बताई जा रही थी कि कैसे इन दोनों ने मिलकर सारे विक्टिम के साथ क्या क्या किया, जिसमें गवाह कैरोलिन भी थी जिसने बताया था कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, कैसे इन दोनों ने मिलकर उस पर हमला किया था। लेकिन इसके दर्ज पर यह साबित नहीं हो सकता था कि फ्रेड एंड रोज ने
इन सब घटनाओं को अंजाम दिया है क्योंकि वो वहाँ से जिंदा भागने में कामयाब हुई थी। और दूसरा, कैरल ने इन दोनों को किसी की जान लेते हुए भी नहीं देखा था, वो बस ये बताने में कामयाब रही। वो जीता जागता सबूत है कि उन सब लड़कियों को किन चीजों से गुजरना पड़ा होगा। कोर्ट ने अभी तक विक्टिम की तरफ से सारे गवाहों को सुना था, लेकिन अब बारी रोज की थी। कोर्ट उसका पक्ष सुनना चाहता था। उसे बार बार बोला गया कि क्या तुम अपनी निर्दोषी का सबूत देना चाहती हो, लेकिन वो कोई भी सबूत देने के बजाय खुद पर हुए उत्पीड़न के बारे में बता रही थी कि कैसे जब वो छोटी थी तो उसके साथ शोषण हुआ था और फ्रेड ने भी उसका इस्तेमाल किया था, हमेशा उसका फायदा उठाया। उसने बोला था कि मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा, मगर उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो मुझे दूसरे मर्दों के साथ भेज देता था। लेकिन वो खुद घर पर रहता था और जब उसने ये सब काम किया तब वो बाहर ही थी, उसको कुछ भी नहीं पता। और धीरे धीरे ये जताने लग गई कि दोनों अलग अलग सेपरेट रह रहे थे ताकि वो उसे खुद को अलग दिखा सके। वो बहुत ही निडर तरीके से बयान दे रही थी, लेकिन उसे परेशानी जब हुई जब उसे क्रॉस क्वेश्चन किए गए। जब उसे पूछा कि तुम इतने साल से इस घर में रह रही थी और इतने भयानक चीजें वहाँ पर हो रही थी, तो क्या तुम्हें एक बार भी कुछ भी शक नहीं हुआ? आप ठीक कह रहे हैं सर, ये उसने रिप्लाई किया। और जब उससे पूछा कि कभी कोई आपने धब्बा नहीं देखा या फिर वहाँ पर लड़कियों को अब्यूज किया जा रहा था, तो ये भी आपने कभी नहीं देखा या कभी भी आपको शक नहीं हुआ? तो वो शांत हो गई। और जब उससे पूछा कि शारमेन के साथ क्या हुआ था, तो She said Frederick West had been released from prison before Charmaine disappeared. Before leaving court, Rosemary West said she and her husband literally led separate lives. उसने कभी भी वहाँ पर ना बुरा देखा, ना बुरा सुना और ना ही बुरा किया, जबकि उस घर में एक माँ सैम की तरह रह रही थी। ये ट्रायल चल ही रहा था, लेकिन तभी एक ऐसी चीज हुई जिसने पूरे ब्रिटेन में हंगामा मचा दिया। असल में हुआ ये था कि उस समय जो प्रेस थी उन्होंने गवाहों को पैसे ऑफर किए थे, यह बात उनको पहले ही बताने के लिए कि वो कोर्ट में क्या बोलेंगे। मतलब वो जो कोर्ट में गवाही देने वाले थे उससे पहले उन्होंने प्रेस वालों को बता दिया था कि उन्हें ये सब पता है, ये सब हुआ था, जिससे इस केस में हड़कंप मच गया था। क्योंकि जो गवाह थी जेनेट लीच, जो कि फ्रेड के साथ हर वक्त मौजूद थी जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी एज अप्रोप्रिएट अडल्ट। अप्रोप्रिएट अडल्ट वो होते हैं जो उनकी मदद करते हैं जिन पर क्रिमिनल केस होते हैं, वो उनको उनके सारे राइट मुहैया करवाते हैं और वो साथ में ये भी देखते हैं कि उनको पूछताछ के दौरान कोई भी दिक्कत ना होए। और फ्रेड ने उसे ये वाली बात तभी बताई थी कि ये सब करते समय हम दोनों साथ में ही थे और हम दोनों ने मिलकर डील करी थी कि अगर कभी किसी को भी कुछ भी पता चलेगा तो सारा का सारा इल्जाम फ्रेड अपने ऊपर ले लेगा और रोज बची रहेगी और बच्चों का ख्याल रखेगी। मगर प्रेस के स्कैंडल की वजह से अब ये स्टेटमेंट हल्की पड़ जाएगी और विक्टिम के लॉयर का पक्ष कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जो क्रिमिनल लॉयर है वो ये बोलेगा आपने ये इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये बात सच थी, आपने ये गवाही इसलिए दी क्योंकि आपको मीडिया से पैसे मिल रहे थे। ये मामला इतना बड़ा था कि विक्टिम की तरफ से जो वकील थे उनको बहुत बड़ा हार्ट अटैक आने वाला था, जिसके बाद जज ने बोला कि सारी सुनवाई पूरी हो गई है और कुछ दिनों में जल्दी ही इस पर फैसला सुनाया जाएगा। यह केस 4 महीने चला था और फाइनली वर्डिक्ट आने वाला था। सारे पुलिस वाले और जो विक्टिम की फैमिली थी वो मायूस थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मीडिया स्कैंडल के बाद अब उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो वही सारे के सारे वकील भी टेंशन में थे, खासकर विक्टिम की तरफ से जो लॉयर थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने कुछ छोड़ दिया है। ना ही वो मर्डर वेपन पेश कर पाए, ना ही कोई फोरेंसिक रिपोर्ट दे पाए। ये केस पूरा का पूरा रोज की तरफ जाते हुए दिख रहा था। सबको ये लग रहा था कि रोज छूट जाएगी और फाइनली वो दिन आ गया था जब जजेस अपना फैसला सुनाने वाले थे और उन्होंने सबको कोर्ट रूम नंबर 3 में आने के लिए बोला। सब सोच रहे थे कि फैसला क्या होगा और फैसला हो भी चुका था और वो था Rosemary West has been convicted of 10 of the most horrific murders in British criminal history. You will never be released, the judge said, if attention is paid to what I think. ये फैसला सुनते ही वहाँ पर जितने भी लोग थे सब बहुत खुश हो गए, खासकर कि वो पुलिस वाले जिन्होंने इसमें अपना सब कुछ झोंक दिया था। और उनमें भी बहुत खुशी थी जो कि विक्टिम की फैमिली थी, उन्हें एक अलग तरीके का क्लोजर मिला कि जिन्होंने उनकी फैमिली मेंबर को इतनी यातनाएं दी, आज उनको उनके किए की सजा मिल रही है। In a black dress with white sleeves, she was led into prison knowing she'll spend the rest of her life behind bars. The woman who'd insisted she knew nothing about the bodies buried beneath her house joins the ranks of Britain's biggest serial killers. तो आखिर में रूस को उसके किए हुए कर्मों की सजा मिली गई, मगर फ्रेड अपने किए हुए कर्मों की सजा पाने से बच गया। और इनकी लाइफ के कई और भी ऐसे स्याह पहलू हैं जो कि इस नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में नहीं बताया गया, जैसे कि ये दोनों ऐसा क्यों करते थे और आखिर क्यों ये वाला काम क्लूस्टर में कई सालों से चल रहा था, मगर इस बात की भनक पुलिस को नहीं लगी, या फिर लगी भी तो उन्होंने कुछ नहीं किया।
फ्रेड एंड रोज दोनों का ही जन्म ऐसे परिवारों में हुआ था जिसमें दोनों के साथ ही बचपन से गलत काम होते थे। जहां फ्रेड वेस्ट की माँ उसके साथ उसका शोषण किया करती थी तो वहीं रोज के भी पापा उसका शोषण किया करते थे। रोज के पिता रोज और उसके भाइयों को खूब मारा पीटा करते थे, मगर वो रोज को हमेशा कम मारते थे क्योंकि वो उसका शारीरिक शोषण करते थे। जिससे ये हुआ कि रोज को ये सब ट्रांजैक्शनल लगने लगा और वो उसे एक ट्रांजैक्शन के रूप में देखने लगी। दोनों जिस माहौल में पले बड़े थे उसमें उन दोनों ने शुरुआत से सिर्फ वही होते देखा था, क्योंकि उन दोनों के घर वाले ये बोला करते थे कि ये सब नॉर्मल है और ये सबके परिवार में होता है। और इस बात का फ्रेड पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था कि वो भी अपने बच्चों के साथ ये सब करता था। और जब एक बार उसकी बेटी एन मरी उसके पास आई थी और उससे बोला था कि आप ये सब गलत कर रहे हो तो उसने ये बोला था कि ये सब नॉर्मल है और सबके परिवार में होता है। और ये वाली सेम बात उसने अपने बाकी के बच्चों को भी बोली थी। फ्रेड के 10 बच्चों में से उसकी बेटी शारमेन उसकी फर्स्ट वाइफ रीना के पहले शादी से हुए बच्चे की थी, यानी वो फ्रेड वेस्ट की स्टेप डॉटर थी। जिसके बाद इन दोनों की पहली बेटी हुई यानी रीना और फ्रेड की, जिसका नाम था एन मरी। फ्रेड और रीना की शादी जब तक चली थी जब तक उसकी मुलाकात रोज से नहीं हुई थी। रोज को पहली नजर में ही फ्रेड से प्यार हो गया था क्योंकि फ्रेड काफी मिलनसार और लोगों से बातें करने वाला था। उसे पता था कि लोगों को अपनी बातों से कैसे मैनिपुलेट करते हैं और दोनों का इविल माइंड भी बिल्कुल सेम था। जिसके बाद रोज और फ्रेड दोनों शादी कर लेते हैं और वो रीना से सेपरेट हो जाता है और वो अपने दोनों बच्चों को भी अपने साथ ही रख लेता है। रोज को बात बात पे गुस्सा आता था और वो बहुत ही चिड़चिड़ी थी। वो बात बात पर शारमेन को मारा करती थी और उसको पनिशमेंट दिया करती थी, जैसे कई घंटों तक शारमेन के दोनों हाथ ऊपर खड़े करके उसे खड़े रखना, उसे टेप करना, बेल्ट का इस्तेमाल करना आदि। तो वहीं वो दोनों मिलके एन मरी का भी शोषण करा करते थे, जिससे एक दिन तंग आकर एन मरी उनके घर से भाग गई थी। इनके 10 में से 2 बच्चों में पहली थी शारमेन जो कि रीना की फर्स्ट शादी से थी और दूसरी थी एन मरी जो कि रीना और फ्रेड की फर्स्ट बोर्न चाइल्ड थी। और जो फ्रेड एंड रोज की शादी के बाद बच्चे हुए थे वो थे, पहली थी हैदर जिसका जन्म 1970 में हुआ था और उसके बाद हुई थी मे वेस्ट और ये दोनों भी इनके साथ शोषण करा करते थे। थोड़े सालों बाद इनका एक और लड़का हुआ स्टीवन और उसके बाद के जो भी बच्चे थे वो उनमें से थे जो कि इनके घर आया करते थे, जो कि रोज के क्लाइंट थे। एक दिन हैदर और मे ने ये ठान लिया था कि वो उनको ऐसा कुछ भी करने नहीं देंगे, वो एक दूसरे की प्रोटेक्शन करते थे। और ये बात जब फ्रेड को पता चली थी तो उसे बहुत गुस्सा आया था। उसे लग रहा था कि उसके हाथ से उसकी पावर जा रही है, इसलिए उसने हैदर को धमकाया था, जिस पर हैदर ने बोला था कि वो ये सब पुलिस को बता देगी कि फ्रेड घर में ये सब करता है। जिसके बाद फ्रेड ने उसकी जान ले ली थी। जिसके बाद उसने उसे डस्टबिन में रखा था और मौका मिलते ही गार्डन में दफना दिया था। जिसके बाद वो अपने बाकी के बच्चों को भी ये धमकी देता था अगर उन्होंने कोई शैतानी करी तो उन्हें भी उनके घर के पैटियो में हैदर की तरह दफना देंगे। और ये वाला जोक इनके बच्चों के दिमाग में इतना घर कर गया था कि वो हर जगह यही बात दोहराते थे। जैसे कि एक बार एक पुलिस वाला उनके घर के आगे से गुजर रहा था तो उनके बच्चे बोलते हैं उससे कि क्या होगा अगर आपकी बेटी को आपके घर के गार्डन में कोई दफना दे। और यहीं से पुलिस को लगने लगा यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर बच्चे ये वाली बात स्कूलों में भी दोहराने लग गए, जिसके बाद उनके स्कूल वाले भी ये वाली बातें पुलिस को कंप्लेंट करने लग गए थे क्योंकि इनके बच्चों के ऊपर कई बार अनयूजुअल से बीटिंग के मार्क भी थे। तो अंत में पुलिस ने फैसला किया कि इनके बच्चों को केयर में दे देना चाहिए। और इनमें मुख्य पुलिस वाली थी हेजल डीसी सैवेज, जिन्होंने फ्रेड के साथ पूछताछ करी थी। फ्रेड पूरी पूछताछ के दौरान पहले डिनाई करता, फिर एक्सेप्ट करता और फिर डिनाई कर देता था। यही उसका पैटर्न बन गया था। जैसे पहले वो मना करता कि वो हैदर नहीं है, फिर कहता है और फिर कहता है कि वो भाग गई थी। उसने ये झूठ बोला था कि हैदर एक ड्रग डीलर थी और वो किसी के साथ भाग गई थी और वो दुबई में है किसी आदमी के साथ। और कई बार तो वो एक फैंटेसी आइलैंड पे चला जाता था जहाँ पर वो हंसने लगता था और अपने आप को भगवान समझने लगता था। तो वही रोज उससे बिल्कुल अलग, बिल्कुल कम बोलने वाली और हर बात को डिनाई करने वाली थी। उसने शुरुआत से लेकर एंड तक अपने ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं लिया। फ्रेड अपने घर पर बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां रखा करता था जहाँ पर उस शहर के बहुत बड़े बड़े लोग आया करते थे और शायद ये कारण रहा होगा कि कभी उसका केस सामने आया ही नहीं, या फिर आया तो उसे दबा दिया गया। और इस बात का शक पुलिस को जब हुआ था जब
उन्होंने उसके घर के सेकंड फ्लोर पर एक बार देखा था और वो वीडियो भी बनाया करते थे। शायद वो इसलिए था क्योंकि वो वहाँ पर आए लोगों को ब्लैकमेल कर सके और शायद वो सारी डीवीडियो को वो वहाँ पर सेल भी करा करता था। फ्रेड वहीं पर एक पास में कैफे था जहाँ पर वो जाया करता था और शायद वो और भी लड़कियों को वहाँ पर भेजा करता था क्योंकि हाल ही में पुलिस ने वहाँ पर सर्च वारंट लेकर सर्च किया था। पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को 30 से ज्यादा लड़कियों के बारे में पता चला था, मगर वो पुष्टि सिर्फ 12 की ही कर पाए थे और शायद पुलिस को अब इनके बारे में कभी भी कुछ भी ना पता चले क्योंकि अब फ्रेड जिंदा नहीं है। जितनी भी लड़कियां अबडक्ट हुई थी उनमें से कईयों के केस बहुत पॉपुलर हुए थे, जैसे लूसी पार्टिंगटन आदि। और ये खबरें फ्रेड एंड रोज टीवी पर देखा करते थे और बहुत खुश होते थे। रोज को उस जेल में डाला गया था जहाँ पर ब्रिटेन के मोस्ट प्रोलिफिक, नोटोरियस, हॉरिफिक और खतरनाक क्रिमिनल और सीरियल किलर को रखा जाता था। रोज की विंग का नाम था एच विंग, जिसका मतलब था हेल विंग। आज तक ब्रिटेन में 2 ही फीमेल सीरियल किलर हुई है। पहली है मारा हेंडली जो कि मूर मर्डर्स में शामिल थी और ये भी उनमें से एक है जिसने ब्रिटेन के कई लोगों के रातों की नींद उड़ा दी थी और कई बच्चे इनके समय पर गायब हुए थे। और दूसरी है रोज वेस्ट। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन दोनों को ही एच विंग में रखा गया था और वहाँ पर इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। ये सुनने में काफी अजीब और खतरनाक लगे लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। मायरा और रोज दोनों का इंटरेस्ट लड़कियों में भी था और यहाँ तक कि रोज तो अपने पड़ोसी औरतों के साथ भी हम बिस्तर होया करती थी। इसकी एक अलग ही स्टोरी है और मायरा और रोज की स्टोरी इतनी खतरनाक और वाइल्ड है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप चाहेंगे ये वाली वीडियो बनाऊं तो मैं बना दूंगा, आप बस कमेंट में लिखकर बता देना। वैसे तो इनकी बचपन से लेकर बड़े होने तक इतनी कहानियां हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और मैं इस वीडियो में उन सबको कवर नहीं कर सकता। अगर आपको चाहिए तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा और अगर ये वाली वीडियो को बहुत अच्छा प्यार मिलेगा तो मैं मूर मर्डर्स और फ्रेड एंड रोज वेस्ट की और भी कहानियां लाऊंगा और साथ ही में मायरा और रोज की कहानी को भी। वैसे तो इस हिस्ट्री में बहुत सारे खतरनाक क्रिमिनल हुए, सीरियल किलर हुए जो कि काफी पॉपुलर है और उनके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, लेकिन रोज, फ्रेड और मायरा इतने खतरनाक है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो में क्या लगा, अच्छा क्या बुरा लगा, मेरी वॉइस ओवर कैसी थी, प्लीज कमेंट में बताएं। मैं आपके कमेंट का बहुत वेट करूंगा। जय श्री श्याम।